नई दिशा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री के कुछ शानदार टॉपिक को हम समझाएंगे कि किस तरह से केमिस्ट्री में क्वेश्चन रहते हैं। और आज हम इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का करा रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले एक चीज समझाने जा रहा हूं, संयोजी और संयोजकता में। देखिए, संयोजी 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 इलेक्ट्रॉन या संयोजी, जिसको हम लोग कहते हैं संयोजकता। देखिए ये दोनों के बारे में बता रहे हैं हम आपको, के अंतर के बारे में, संयोजी और संयोजकता के बारे में। देखिए, संयोजी क्या है और संयोजकता क्या है, इनको समझिए। देखिए, किसी तत्व के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए, किसी तत्व के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जबकि देखिए, संयोजकता क्या है, इनको समझिए। कोई तत्व अपने निकटवर्ती कोई तत्व अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस की भांति संरचना प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या कहे साझा या कहे ग्रहण करता है, वह उस तत्व की संयोजकता होती है। संयोजी और संयोजकता ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और इस बहुत सारे बच्चे जो है इसमें गलती कर बैठते हैं। देखिए, आज हम आपको संयोजी और संयोजकता के बारे में बता रहे हैं। बहुत देखिए, अब एक यहाँ पर संयोजी और संयोजकता, जैसे कोई तत्व, जैसे देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हम यहाँ पर एल्युमिनियम लिए। एल्युमिनियम का आप सभी जानते हैं 13 होता है। इनको हम यदि सजाएंगे तो पहला कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और 3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जैसे आप क्लोरीन लीजिए, क्लोरीन 17, 8, 7। अच्छा, ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन कितना जानते हैं आप, 8 होता है, 2, 6। यहां देख लीजिए, जैसे मैग्नीशियम में लेते हैं, मैग्नीशियम 12, 2, 8, 2। यहां देखिए, ये जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हुआ, ये जैसे 3, 7, 6, 2, जैसे ऑक्सीजन में 6, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ। और
संयोजकता की बात करें, देखिए यहां पर खास करके जितने भी धातु होते हैं उनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता समान होता है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए जैसे कि अकड़े गए ऐसे विनाश प्राप्त करने के लिए धातु, देखिए जैसे 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? त्याग करेंगे, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 3 ही है और संयोजकता भी 3 ही है। क्योंकि जितने भी धातु होते हैं उनके बाहरी कक्षा में प्रायः 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वे 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन वाले, जिस आप ये भी जान लीजिए, जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके जिनके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बहुत अच्छा याद रखने के लिए आप दिमाग में रख लीजिए। जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे धातु होते हैं, ये बात तो जानिए लीजिए। दूसरा बात, जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजी और संयोजकता भी वही होते हैं। जब ये 1, 2, 3 बाहरी कक्षा में है तो समझ लिए उसकी संयोजी भी और संयोजकता भी वही होंगे। चलिए अब जैसे अधातु की बात करिए, प्राय आप सभी जानते हैं, प्राय 4, 5, 6, 7, ध्यान दीजिए आप लोग, 4, 5, 6, 7। यदि बाहरी कक्षा में 4, 5, 6, 7 जब ये हो तो समझ लीजिए वो क्या है? वो प्रायः क्या होते हैं? अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु। और अधातु में क्या होते हैं? अधातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता अलग अलग होते हैं। संयोजी भी और संयोजकता क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्यों? जैसे देखिए 4 वाला का, 4 वाले का साझा करेगा 4 हो जाएंगे, 5 वाले का संयोजकता कितना हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 5, 3 अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 3। निकटवर्ती अकड़े ऐसे अष्टक पूरा करने के लिए जैसे इसको कितना चाहिए? 3। ये ग्रहण करेगा तब इसको 3, ये 4, जैसे इसको कितना चाहिए? 2, इसको कितना चाहिए? 1। आप समझ रहे हैं? 7, 1, 8, 6, 2, 8, 5, 3, 8, 4, 4, 8। देखिए 4 वाले 3 प्रकार से अष्टक पूरा करते हैं, साझा, ग्रहण, त्याग। तो जो ग्रहण करता है उनकी संयोजकता और संयोजी अलग अलग होता है। जो ध्यान दीजिए, जो ग्रहण करता है उनकी संयोजी और संयोजकता, जैसे देखिए यहां उनकी अलग अलग होता है। जैसे अधातु ग्रहण करता है, जैसे 5, 3, 8, 6, 2, 8, 7, 1, 8, ये ग्रहण करते हैं, इसकी संयोजी संयोजकता अलग है। यहां देखिए धातु त्याग करते हैं, इनकी संयोजकता और संयोजी समान होते हैं। तो आज संयोजी संयोजकता के बारे में आप जान लीजिए बढ़िया से, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम अब आपको बता रहे हैं संयोजी संयोजकता के बाद। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ये समझ नहीं पाते हैं। देखिए अब मैं बता रहा हूं, ये देखिए कक्षा के बारे में बता रहे हैं। परमाणु, देखिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कक्षा के चारों ओर चक्कर काटते हैं, और परमाणु के केंद्र में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। और पहले कक्षा को किससे सूचित किया जाता है? आप सभी जानते हैं, के, एल, दूसरी को एल से, तीसरी को एम से, चौथी को एन से, के, एल, एम, एन। ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात है कक्षा में इलेक्ट्रॉन की सजावट जो होती है आप सभी जानते हैं। ध्यान दीजिए, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र जो होता है 2n² है, जहां n कक्षा की संख्या है, कक्षा की संख्या है। यानी कि आप
कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। बहुत बार इस पर आता है। जैसे आप देखिए के से क्या किस कक्षा को सूचित किया था? पहला कक्षा है, L दूसरा, M तीसरा, N चौथा। इसमें आप देखिए कैसे होते हैं। सूत्र होता है 2n², 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 2n²। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें फिर यहां पर पहला कक्षा है, देखिए इसमें मान जब रखेंगे पहला कक्षा है तो देखिए 2 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, अर्थात पहला कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है। दूसरा कक्षा देखिए 2 का स्क्वायर, 2 2 दूना 4, 8। दूसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? 8। अब देखिए तीसरा N, तिया 9, 18 और चौथी कक्षा 4 चौका 16, कितना? 32। आप ये देख सकते हैं यहां पर पहला कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 2। दूसरा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, तीसरा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, चौथी कक्षा में 32। आप यहां देख रहे हैं कि कक्षा को आप यहां देखें कक्षा को अंग्रेजी के बड़े अक्षर KLMN से सूचित किया जाता है, या सूचित किया गया है। आप देख रहे हैं। तो ये इस प्रकार से देखिए, आपको यदि परीक्षा में पूछा जाएगा कि बताइए M कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो M किसको दर्शाता है? M जो है कक्षा 3 को दर्शाता है। उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपको मैंने बताया कि 2n² होता है। n जहां कक्षा की संख्या आती है, जैसे M है, M से 3 होता है, 3 तिया 9 दूनी 18। और इसी प्रकार के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाते हैं। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, और इस आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे इनके बारे में आप देखिए। जैसे कि आपने समझ गया कि पहला कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी कक्षा में सूत्र के आधार पर आपने देखा 8 रहता है। तीसरी कक्षा में 18 रहता है। चौथी कक्षा में 32 रहता है। क्या? महत्तम इलेक्ट्रॉन। अब आपको दे दिया जाएगा, जैसे किसी को लिखने, जैसे नाइट्रोजन लिखने के लिए, नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु संख्या? 7। तो आप पहली कक्षा में मान लीजिए पहला कक्षा ये 2, हम कितना देंगे? 2 दे दिए। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा है? 2 ले लिए, तो अब हमको 5 ही ना बचा है। तो दूसरी कक्षा में कितना? 5 ही ना रहेंगे। रहने की क्षमता ऐसे कितनी है? 8। ये मान लीजिए यदि ये पहली कक्षा, देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम बना दिए ये पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, और इसको यदि हम K मान ले, L M N, तो इसमें अधिकतम संख्या 2, मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2। इसमें कितना हो? 8। इसमें कितना? 18। इसमें कितना? 32। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कितना? यहां इलेक्ट्रॉन हमको 5 ही। अब 2 इसमें जब रख दिए तो हमारे पास 5 ही बचा। 5 ही जब बचा तो हम 8 थोड़ी रखेंगे, 5 ही रखेंगे। जैसे हमारे कोई कमरा है, मान लीजिए बहुत बड़ा घर है, और उसमें क्षमता 16 गो है। यदि 2 आदमी है तो 2 ही ना रहेंगे। कहने का अर्थ यही हुआ, आप समझिए। देखिए जैसे इसी आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते रहते हैं। जैसे देखिए आप कैल्शियम का लिखना है, कैल्शियम कितना होता है? 20, 2 8 8 2। पोटेशियम 19, क्या लिखते हैं? 2 8 8 1। जैसे फास्फोरस 15, 2 8
5, मैग्नीशियम 12, 2, 8, 2, क्लोरीन 2, 7। तो इस तरह से देखिए आप, ये जो देख रहे हैं आप बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या, बाहरी कक्षा के कोर नहीं, बाहरी कक्षा के क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, संयोजी। ये भी क्या हो गया, संयोजी। ये क्या हुआ, संयोजी। ये क्या हुआ, संयोजी। ये क्या हुआ, संयोजी। और यहां देखिए, आप सभी जानते हैं अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपवाद में हीलियम है, केवल He हीलियम है जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सभी हीलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी अक्रिय गैस है, 6 अक्रिय गैस है, 6 में हीलियम छोड़ दीजिए तो 5 बचता है। सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सभी तत्व चाहते हैं अस्थाई बनने के लिए, वो निकटवर्ती अक्रिय गैस से विनाश प्राप्त करने के लिए। इसी कारण रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होने का कारण भी यही है। आज इतने हजारों लाखों तत्वों का, यौगिकों का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण होने का मेन चीज है अक्रिय गैस से विनाश प्राप्त करना। सभी तत्व चाहते हैं अस्थाई बनना और इसी के लिए वो क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जैसे देखिए Mg कितना है, 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 2, 8, 2। इसका कितना हो जाएगा, 2, 6। अब देखिए इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना दे देंगे, इसमें अष्टक पूरा हो जाएगा 2, तब 8 पूरा जाएगा। और इसमें अष्टक पूरा क्या होगा, इसको हटाना पड़ेगा। ये क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण। क्या बनाता है, जो ग्रहण करता है उसका माइनस का पाप लग जाता है। देखिए और देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। ये त्याग करता है, अर्थात इस पर क्या होता है, मैग्नीशियम पर आइए, ये प्लस प्लस। तो यहां आप देख रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनको 2 त्यागने की जरूरत है तभी अष्टक पूरा होगा। और ऑक्सीजन को आपको 2 ग्रहण करने की जरूरत है, इसलिए इसके बीच अभिक्रिया होता है। और Mg ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके MgO बनाता है। इसका मेन यही है। ये यौगिक का निर्माण जो हुआ है, 2 तत्व, एक धातु है और एक अधातु है। और आपको मैंने अभी बताया, आप वैसे भी समझ लीजिए, जब ये बाहरी कक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, वो प्रायः क्या होते हैं, धातु होते हैं। और बाहरी कक्षा में जब 4, 5, 6, 7 ये होंगे तो ये प्रायः क्या होते हैं, अधातु होते हैं। और जब ये बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो आप सभी जानते हैं कि अक्रिय, वो अक्रिय गैस होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर धातु अधातु की पहचान हम कैसे करेंगे, तो आप समझ में आ गया कि जब ये बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो धातु, जब ये 4, 5, 6, 7 रहे तो अधातु, और जब ये 8 रहे तो अक्रिय गैस। तो आप यहां पर इनको देखें। चलिए हम अगला इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप जैसे 1, 2, 3 बाहरी कक्षा में यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी यदि 1, 2, 3 है तो आप क्या बताइए, अब क्या होगा,
धातु होगा। यदि ये 4 5 6 7 संयोजी यदि 4 5 6 7 है तो क्या होंगे? अधातु होंगे। जब ये बाहरी संयोजी संयोजी आपको यदि 8 है तो ये क्या होंगे? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात को दिमाग में रख लीजिए, ये दिमाग में हटा लीजिए, इसको समझ लीजिए कि धातु अधातु और अक्रिय गैस कैसे बुझेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद हम धातु अधातु और अक्रिय गैस की पहचान कर सकते हैं। और आप जान लीजिए, जब ये सुनिए, अब इसमें आप ये समझना है कि त्याग कौन करेगा। आप देखिए यहां पर ये 1 2 3, जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो स्वाभाविक है, मैंने बताया धातु। धातु क्या करता है? अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु क्या करेगा? त्याग। तो ये जब ये त्याग करेगा तो इस पर जो है कौन सा आवेश होगा? धनावेश, प्लस प्लस। और देखिए अधातु क्या करेंगे? जैसे जिसमें 5 6 7 तो वो होगा अधातु। अधातु क्या करते हैं? ग्रहण करेंगे, ग्रहण करते हैं। और अक्रिय गैस न त्याग करता है न ग्रहण करता है। तो इस पर जब जो ग्रहण करता है उस पर क्या होता है? चार्ज माइनस होता है। माइनस आप दिमाग में रख लीजिए, माइनस उसका जो आवेश होता है कपार पर माइनस रहता है। जितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया रहता है उतना ही चढ़ा देते हैं हम कपार पर। 1 यदि त्याग किया तो 1, यदि ग्रहण किया तो 1, 2 ग्रहण किया है तो 2, 3 ग्रहण किया है तो उसके कपार पर 3 लिख देते हैं। चलिए इसको देख लिए, प्लस और माइनस। और ये ध्यान में दीजिए, और जब भी अब 4 रहे, 4 पर कीजिए आप लोग विचार, ध्यान दीजिए। 4 जब रहेगा तो वो साझा करता। 3 प्रोसेस है अष्टक पूरा करने का। अष्टक पूरा करने का 3 प्रोसेस है। अष्टक पूरा करने का 3 प्रक्रिया है। त्याग, ग्रहण और साझा। त्याग, ग्रहण और साझा। अब आप ध्यान दीजिए, त्याग कौन करेगा, साझा कौन करेगा और ग्रहण कौन करेगा। तो देख लीजिए, जब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर त्याग कौन करेगा, साझा कौन करेगा, ग्रहण कौन करेगा, इसको समझने के लिए हम डायग्राम बताए हैं। ये काफी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन लॉजिकल होता है, ये अस्थायी क्वेश्चन होता है, इसमें रटने की जरूरत नहीं होती, समझने की जरूरत होती है। अब देखिए हमने बताया कि त्याग कौन करता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। आप सभी जानते हैं कि धातु हमेशा त्याग ही करता है। अधातु में आइए, वो भी क्या करता है? तो अधातु साझा और ग्रहण भी करता है। तो साझा कौन करता है? तो साझा जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, प्राय वो साझा करते हैं। जब ये 5 6 7 इलेक्ट्रॉन तो वो ग्रहण करते हैं। और 8 वाला तो न तो ग्रहण करेगा न त्याग करेगा। इसलिए समझ लीजिए, सब यदि इतना जान गए तो संयोजकता निकालना आसान है। जैसे 4 वाला का संयोजकता, 4 में जितना जोड़ के 8 पुराना, जैसे 4 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 4 जोड़ेंगे तो इसकी 4 वाला का संयोजकता कितना होगा? 4 होगा। 5 वाला का संयोजकता कितना जोड़ेंगे? 5 में जो 8 पुर जाएगा तो 3। तो जिसका 5 रहेगा बाहरी कक्षा में उसका संयोजकता कितना होगा? 3 होगा। 6 वाला का संयोजकता कितना होगा? 2 होगा। 7 वाला का संयोजकता कितना होगा? 1 होगा। आप पूछ देगा 8 वाला का संयोजकता कितना होगा? तो 0 होगा। भाई 8 में 0 जाएगा तो कितना? मतलब ये तो ग्रहण करेगा ही न ग्रहण करेगा न ये त्याग करेगा। आप देखिए, आप इतना बात समझ में आ गया आप लोग को। संयोजी और संयोजी के आधार पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर धातु अधातु और अक्रिय गैस की पहचान आप लगता है कि आप लोग कर लीजिएगा। कभी रहेगा नो टेंशन होकर के। चलिए अब हम कुछ बताते हैं आपको। देखिए अब आया ये कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन
इनको समझ लीजिए, कोर इलेक्ट्रॉन क्या है। कोर इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के बाहरी कक्षा को छोड़कर, बाहरी कक्षा को छोड़कर भीतर के सभी कक्षाओं के कुल इलेक्ट्रॉन को, भीतर के सभी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि बाहरी कक्षा को छोड़कर, देख लीजिए, किसी तत्व के बाहरी कक्षा को छोड़कर भीतर के सभी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम कितना होता है 12। अब पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में कितना 2 ही, क्षमता बहुत है लेकिन हमको 8 2 10, अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए, अब यहाँ देखिए बाहरी कक्षा कौन है, ये 2 वाले, तो 2 को छोड़ करके भीतर में ये भी पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तो कुल दोनों मिला के 8 2 10, यानी कि बाहरी को छोड़कर भीतर के सभी, ये दोनों हो जाएंगे। ये दोनों कोर इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो कोर में यानी कि 2 + 8 कितना हुआ 10, यानी कि मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। इसी प्रकार से कोई भी तत्व का यदि कोर इलेक्ट्रॉन पूछ दिया जाएगा कि बताइए नाइट्रोजन का कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो नाइट्रोजन का देखिए कोर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन देखिए N7 होता है, पहली कक्षा में कितना 2, अब देखिए दूसरी कक्षा में कितना बचेगा इलेक्ट्रॉन 7, चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन है कुल हमारे पास, तो पहला कक्षा में हम 2 दे दिए हैं, अब हमारे पास तीसरी क्षमता 8 है, लेकिन अब बचा है इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 है, तो ये हुआ। तो बाहरी कक्षा संयोजी, चूंकि नाइट्रोजन कितना है 5, अब बाहरी कक्षा को छोड़कर कितना बचा 2, तो इनमें कोर इलेक्ट्रॉन कितना, नाइट्रोजन का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया कोर 2। इस प्रकार आपने कोर इलेक्ट्रॉन को समझ लिया, संयोजी, संयोजकता और कोर इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना। इनसे क्वेश्चन आते रहता है, बहुत सारे विद्यार्थी हम देखते रहते हैं कि 3 चीज में बहुत फंसते हैं, खास करके कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। ये समझ लीजिए, ये 3 ऐसे चीजें हैं जिसमें बहुत स्टूडेंट एक्सीडेंट करते रहते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। आप आज कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता आप भली भांति समझ जाएंगे यदि पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो। देखिए, आप जैसे कोई हम एग्जांपल में ले रहे हैं, सोडियम Na होता है, इनका कितना होता है 11 2 8 1। चलिए कोई हम क्लोरीन लेते हैं, इसका कितना होता है 17 2 8 7। चलिए लेते हैं फास्फोरस 15 2 8 5। अब यहां देखिए, अब यहां देखिए कोर इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षा के छोड़ करके क्या हुआ 8 2 10, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा को छोड़कर, मतलब बाहरी कक्षा छोड़कर, ये तो 8 2 10 इसका भी हुआ, इन बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 7, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ इसका 7। संयोजकता देखिए यहाँ पर 2 8 5, अष्टक पूरा करने के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 5 में कितना जोड़ेंगे 3, इसमें कितना हो संयोजकता 3। तो आप समझ में आ गया कि कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। संयोजकता क्या है, अष्टक पूरा करने के लिए कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण सदा करता है वह उसकी संयोजकता होती है। और याद रख लिए, संयोजकता ऑक्सीकरण अवकरण ज्ञात करने के लिए जब आते हैं तो इसमें बहुत जरूरी होता है।
हम उसी आधार पर उसकी क्या नाम है, चूंकि किसी यौगिक में किसी का यदि हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो चूंकि हम यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है और उस यौगिक में उस तत्व की जो मतलब ऑक्सीकरण संख्या होता है उसकी संयोजकता के बराबर होता है, और उसी आधार पर हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। जैसा कि हम एक एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जैसे कि देखिए दिया रहेगा KClO4, KCl4 एक में Cl की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये बीसीसी में भी पूछा गया। बीसीईसी जो होता है बैचलर कोर्स, बीसीसी या पॉलिटेक्निक की सब में तो पूछवे करते हैं, ये सब कई बार आया हुआ क्वेश्चन। KCl4 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। मैंने अभी जो मेन पर्पज से संयोजी संयोजकता के बारे में बताने का मेन ये था कि उस जब आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़े तो वहां दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए, आप सभी जानते हैं ये कौन सा तत्व है, के का पोटेशियम है। इनकी संयोजकता कितनी होती है, 1। क्योंकि ये त्याग करता है इसीलिए प्लस में इसका होता है, प्लस कर दीजिए +1। जैसे ऑक्सीजन कितना होता है, -2। चूंकि वो दो क्या करता है, ग्रहण करता है, जो ग्रहण करता है इसलिए माइनस लग गया। और जिसका निकालना है उसको चूंकि हम इसमें इस यौगिक में क्लोरीन को निकालना है, इसको हम x मान लेंगे। हाँ, इसका कितना होता है, +1। यहाँ कितना है, 4 गो ऑक्सीजन है, तो 4 गुने क्या कर देंगे यहाँ, -2। देखिए, और हमने अभी बताया था, अभी अब सुन लीजिए आप, किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है, 0 शून्य। अब यहां देखिए हमें Cl की निकालना है। अब K का कितना है यहां पर, +1 दिए जोड़। देखिए Cl का निकालना है, इसको हम माने x। अब देखिए यहां ऑक्सीजन क्या गो है, 4 गो है, तो +4 इंटू -2 और बराबर 0 दिए। चूंकि यौगिक का, इस यौगिक का पूरे 0 होता है इसलिए यौगिक। आप देखिए 1 + x और 4 दूना कितना, +-8 बराबर 0। ध्यान दीजिए। अब x देखिए, x 8 में से 1 गया तो कितना, -7 बराबर 0। फिर देखिए x जब माइनस उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। इसलिए x किसको माने है, क्लोरीन का। तो इसी KClO4 में क्लोरीन का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो होगा +7। दिमाग में धर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पर रीट चेंज रहेगा, कभी कभी रहेगा तुमको HClO3 में निकालिए, KClO2 में निकालिए, इसी प्रोसेस से बनेगा। आप सवाल रटिए नहीं, दिमाग में सेट कर लीजिए। सेटिंग पर रहते हैं तो आज केमिस्ट्री में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उससे हम आपको अवगत कराएं। और स्टूडेंट संयोजी संयोजकता और कोर इलेक्ट्रॉन में बहुत फंसते थे, इसलिए आज हमने इंट्रोडक्शन क्लास में केमिस्ट्री का नियमित क्लास 15 तारीख से कंटिन्यू पॉलिटेक्निक का, पैरामेडिकल का स्टार्ट होगा। आप लोग अधिक से अधिक हमारे क्लास से जुड़िए और लोगों के बीच शेयर कीजिए। मैं पिछले 20 वर्षों से पॉलिटेक्निक की तैयारी करवा रहा हूं, लेकिन 2024 में पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने का फैसला लिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और हमारे द्वारा बहुआयामी तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम के जरिए तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को बेहतर इंसान बनाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ हम फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।